आइए आज हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। तो ये नीट का अंसाल पेपर है। तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, 6वें नंबर से करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 6t square I cap plus 4t j cap is applied on the object, then velocity of object at t equal to 3 second is। तो कह रहा है कि हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और वो रेस्ट यानी स्थिर अवस्था में। अब कह रहा है उस पर हम बल लगाते हैं। बल कह रहा है 6t square I कैप प्लस 4t j कैप लगाया जा रहा है और कितने समय के लिए? 3 सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि वेग क्या होगा उस वस्तु का। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, स्थिर अवस्था में रखी गई है, उस पर 6t square I कैप प्लस 4t j कैप बल लगाया जाता है 3 सेकंड के लिए। तो उस वस्तु का वेग क्या होगा ये हमको बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है एक एक करके हम लोग उसी तरह करते चले जाएंगे और देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दे दिया है, तो द्रव्यमान लिख लिया गया m इक्वल टू 3 kg। फोर्स यानी बल दिया है तो लिख लिया गया F इक्वल टू 6t square I कैप प्लस 4t j कैप। अब हमको पता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी F इक्वल टू m इंटू a होता है। तो a इक्वल टू F अपान m हो जाएगा। अब समस्या है कि a निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो a इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चूंकि हमसे वेग पूछा गया है यानी वेलोसिटी पूछी गई है, इसलिए हम a के माध्यम से ही b तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए a निकाला जा रहा है। तो a इक्वल टू एफ बाई एम इक्वल टू 6t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप अपान 3 हो गया। तो ये हो गया। तो ये आ गया हमारा। सॉल्व करने पर 3 से 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 2t स्क्वायर I कैप प्लस, अब 4 से 3 नहीं कटेगा तो पूरा पूरा लिख दिया गया 4/3t j कैप। अब देखिए बाद में लिख रहा है कि जो a हमारा इतना आया है, यही a बराबर वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर का मतलब है कि वेग प्रति सेकंड कितना बदल रहा है। जहाँ पे दर शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है कि प्रति सेकंड कितना चेंज आ रहा है। तो ये देखिए a इक्वल टू dv अपान dt हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू dv अपान dt और यही a मतलब एक्सीलरेशन। तो ये पूरा एक्सीलरेशन वाला भाग उठा करके इसके सामने रख दिया गया। तो 2t स्क्वायर I कैप प्लस 4/3t j कैप हो गया। अब देखिए क्या होगा कि हमको वेग निकालना है। तो वेग भर हम इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर ले आएंगे। तो dv इक्वल टू हो गया 2t स्क्वायर I कैप प्लस 4/3t j कैप, ब्रैकेट बंद कर दिया और dt इधर चला गया तो इधर लग दिया। अब देखिए ये जो dt है इसका मतलब ये है कि जो वेग परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ भी चेंज होगा, छोटा चेंज होगा तो dt लिखते हैं, जिसको इसको भी डेल्टा टी कहते हैं। और बड़ा परिवर्तन होगा तो त्रिकोण जैसे बनाते हैं, ट्रायंगल जैसे, तो उसको डेल्टा टी लिखता है। तो यहाँ पर परिवर्तन सूक्ष्म है इसलिए dt लिखा जा रहा है। तो ये dt आ गया। अब जाहिर सी बात है कि समाकलन वाली स्थिति बन जाएगी। तो सूक्ष्म के लिए dt लिखा गया, वैसे ये t ही है तो t का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने का मल्टीप्लाई करेंगे उतने पावर में जितना आएगा उतने का भाग देंगे। इस बात को समझना है।
तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 सेकंड तक ये बल लगाया जाता है, तो इसलिए हमको ये जो वेग है 3 सेकंड के लिए निकालना है। वर्तमान में वस्तु रेस्ट में थी, यानी उसका वेग 0 रहा होगा, तो 0 से 3 तक कर दिया, समाकलन का साइन लगाया, यही चीज लिख दी 2t² प्लस 4/3tj। आप देखिए जो dt है इसी को पूरे में गुणा कर देना है। dt का मतलब t ही है, बस सूक्ष्म है, परिवर्तन कितना है, सूक्ष्म है, तो t ही है, तो पूरे में t का गुणा कर देना है। तो 2t अब गुणा होगा तो क्यूब हो जाएगा। हमने बताया है कि जितना क्यूब में आएगा उतने का भाग दे देना है, तो 3 का भाग दे दिया, प्लस 4/3t, इसमें फिर t का गुणा होगा तो स्क्वायर होगा, और जितने का स्क्वायर होगा उतने का भाग देना है। तो 3 है, स्क्वायर है तो नीचे 2 का भाग होगा, तो 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। जे कैप 0 से 3 आ गया। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 3 सेकंड में चली गई दूरी एक तरह से हमको निकालना है। तो 3 सेकंड में चली गई दूरी, तो 3 का पूरे में गुणा करेंगे, तो 3 का 3 बार, 3 3 को 9, तो ये 27 और दूनी 54, 54/3 तो 18 आ गया आई कैप, प्लस अब यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 3 3 को 9, 4 का ये है 36/6 तो आ गया 6 जे कैप। यही हमारा वेग हो जाएगा। वेग यहाँ देखिए v आ गया। तो क्वेश्चन में जो वेग पूछा जा रहा है तो यहाँ तक आ जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। 6 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसा ही 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है एक क्रिकेटर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन। कह रहा है एक क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति गेंद को पकड़ता है, क्रिकेट वाली गेंद को पकड़ता है, और गेंद का द्रव्यमान कितना है, 150 ग्राम है, और कह रहा है वो 0.1 सेकेंड में वो हाथ में अपने पकड़ लेता है, और गेंद का वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है देन ही एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ, तो उसके हाथों ने या उस व्यक्ति ने या उस क्रिकेटर ने कितने बल का अनुभव किया। फिर से समझिए, एक क्रिकेटर है, वो 150 ग्राम की बाल को पकड़ता है, और वो बाल का वेग यानी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, और 0.1 सेकंड में वो पकड़ लेता है। तो कह रहा है वो कितने बल का अनुभव करेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा है कि आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर, यानी इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखते हैं, और इम्पल्स इक्वल टू होता है हमारा बल गुणे समय अंतराल, यानी F इंटू डेल्टा टी। तो देखिए इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू mv। मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग जो है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। तो F इक्वल टू आ गया m इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ गया m इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ 150 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदला है तो 10⁻³ का गुणा किया है, वेग हो गया 20। तो ये आ गया, और समय अंतराल है 0.1 सेकंड, तो ये आ गया 30 न्यूटन। तो इस प्रकार से 7 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज। कह रहा है कि एक रॉकेट है, उस पर बल लगाया जा रहा है, बल लग रहा है तो वो पृथ्वी छोड़ के ऊपर की ओर जा रही है, और बल कितना है उस पर 210 न्यूटन का, और जब बल लगाने पे ऊपर की ओर जा रही है तो उसका वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है अगर ये स्थिति है
तो उस पर जो बारूद भरी है यानी जलने वाला सामान भरा है, यानी फ्यूल फॉर कंबस्शन भरा है, तो वो किस रेट से जल रहा है, किस रेट से जल रहा है मतलब कितने ग्राम प्रति सेकंड के या कितने किलोग्राम प्रति सेकंड के हिसाब से जल रहा है। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी रेट का मतलब होगा तो प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड होगा या जो भी होगा, लेकिन समय मेन चीज होगा। रेट का मतलब है कि प्रति किसी चीज से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर जो बारूद भरी है उसका द्रव्यमान होगा, तो वो बारूद किस रेट से जल रही है यानी कितने किलोग्राम प्रति सेकंड जल रही है। तो किलोग्राम प्रति सेकंड में हमको आंसर देना है, सारे आंसर किलोग्राम प्रति सेकंड में लिखे गए हैं। तो ये हमारा देखिए, इसको ऐसे ही करके देखते हैं जैसे संवेग परिवर्तन इक्वल टू आवेग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर, और आवेग यानी इम्पल्स इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इधर मोमेंटम आ जाएगा, और चूंकि चेंज इन मोमेंटम है इसलिए डी लिखा गया है। परिवर्तन सूक्ष्म है तो डी लिखते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को डी लिखा और ब्रैकेट में मोमेंटम यानी संवेग लिख दिया अपान, और फोर्स के साथ ये डेल्टा टी का मल्टीप्लाई है, लेकिन सूक्ष्म है तो यहाँ पर डी टी लिख दिया। तो ये हमारा आ गया डी, और संवेग यानी मोमेंटम इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग लिख दिया, और डी टी तो है ही। तो ये आ गया वेग। वेग हमको क्वेश्चन में दिया है कि उसका वेग कांस्टेंट है, तो वी को बाहर निकाल लिए, और द्रव्यमान में चेंज हो रहा है यानी द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसका मसाला प्रति सेकंड जल रहा है। इसका मतलब उसका द्रव्यमान अंदर जो बारूद का भरा है वो कम हो रहा है, तो dm अपान dt कर दिया इधर ब्रैकेट में। v कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास जो है आ गया। फोर्स हमको दिया है 210 न्यूटन, वेग हमको दे दिया है क्वेश्चन में 300 मीटर प्रति सेकंड, और dm अपान dt यानी उसके अंदर जो बारूद भरी है वो किस दर से जल रही है यानी कितने किलोग्राम प्रति सेकंड। तो dm अपान dt, dm हमारा द्रव्यमान है, dt हमारा प्रति सेकंड जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। तो dm अपान dt इक्वल टू रेट ऑफ कंबस्शन यानी जलने की दर। तो ये आ गया 210 बटे ये 300 इधर चला जाएगा तो 300 आ गया। तो ये आ गया हमारा 0.7 किलोग्राम प्रति सेकंड, यानी 8 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई एफ इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t, where f is in Newton and t in seconds. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted by to the bullet? कह रहा है कि एक हमारे पास बंदूक है, बंदूक, उससे बंदूक की गोली को फायर किया जा रहा है। जब फायर कर दिए तो फायर करने में कह रहा है कि जो गोली है बंदूक की उस पर बल कितना है? 600 माइनस 2 गुणे 10⁵ है। अब कह रहा है कि ये बल जो है न्यूटन में है और समय को सेकंड में दिया गया है। अब कह रहा है कि जब गोली छूट जाती है तो छूट करके जब उसकी नाल से बाहर चली जाती है तो उस पर बल 0 हो जाता है। जब गोली बंदूक की नाल से निकल के बाहर चली जाती है तो कह रहा है कि द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0, तो फोर्स जो है बुलेट पर वो 0 हो जाता है। एज सून एज इट लीव्स द बैरल, जब वो बैरल को यानी बंदूक की नाल को छोड़ देती। अब बल 0 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चलेगी नहीं, चलेगी, एक समान वेग से चलेगी। बल वहीं होगा जब त्वरण की बात करेंगे। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पेयर्ड टू द बुलेट, तो कह रहा है कि गोली के द्वारा कितना आवेग जो है मतलब उत्पन्न होगा, ये कहने का मतलब।
तो इसको देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बंदूक है, उससे गोली छुटा दी गई है और गोली छुटाने पर बंदूक जो है गोली पर कितना बल लगाती है, 600 - 2 × 10⁵ अब कह रहा है कि बल को हम यहाँ पर न्यूटन में ले रहे हैं और टी को, समय को, सेकंड में ले रहे हैं, और जब गोली बंदूक की नाल छोड़ देती है तो उसका जो बल है उस पर लगने वाला वो 0 हो जाता है। तो कह रहा है कि औसत आवेग कितना होगा बुलेट का, यानी गोली का। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है बल व्हेन F = 0। कह रहा है जब गोली जो है बंदूक की नाल को छोड़ देती है तो उसका बल 0 हो जाता है। तो F = 0 लिख दिया। कहा कि जब 0 होगा बल तो क्या होगा, 600 - t × 10⁵ t यही फोर्स के बराबर था, क्वेश्चन में हमको दिया गया। लेकिन जब बल 0 कर दिए तो ये हो जाएगा 600 - 2 × 10⁵ t = 0। अब यहाँ से हमको t निकालने में आसानी हो जाएगी। तो t हो गया हमारा 600/2 × 10⁵। तो ये आ गया 3 × 10⁻³ सेकेंड। ये समय निकल के आ गया। अब समय निकल के आ गया तो आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है। तो जब समय मिल गया तो हमको जो है बल हमको पता है, तो जब समय मिल गया हमको तो आवेग हम निकाल लेंगे। तो इम्पल्स = यानी आवेग बराबर 0 से t समय तक बल गुणे समय अंतराल यानी F/dt। तो ये फिर वही समाकलन वाली स्थिति बन गई। जहाँ भी चेंज होगा या परिवर्तन होगा तो वहाँ पर ये स्थिति बनेगी। तो 0 से t तक आ गया तो F/dt हो गया, क्योंकि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो F/dt, बल हमारा कांस्टेंट है तो F है और dt में परिवर्तन हो रहा है तो वो dt लिखा है। तो ये 0 से t तक हो गया। अब बल हमारा कितना था, F बराबर इतना रख क्वेश्चन में दिया है। तो 600 - 2 × 10⁵ t और बाहर यही dt हो जाएगा। dt का मतलब परिवर्तन हो रहा है समय का, हकीकत में ये t ही है। तो अब t का पूरे में गुणा कर देंगे। तो t का जब पूरे में गुणा करेंगे तो जो घात आएगी उसी का भाग देंगे। तो 600 t - 2 × 10⁵। अब t की घात 1 है, भाग 1 का देंगे तो कोई मतलब नहीं। तो 600t लिखा -2 × 10⁵। अब t में t का गुणा होगा तो t² हो जाएगा, जितने का स्क्वायर होगा उतने का भाग देना। हम ये ट्रिक बता रहे हैं, बाकी आप लोग समाकलन अवकलन अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 600 गुणे, अब यहाँ पर देखिए गुणे 3 × 10⁻³ जो टाइम निकला है t है यहाँ पर, -10⁵। अब ये देखिए बटे 2 है, 2 कट जाएगा और t² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये आ गया I = 1.8 × -0.9, सॉल्व करने पे आ गया 0.9। और F/dt है, F का मात्रक न्यूटन है, dt का समय है तो न्यूटन × सेकेंड हमारा मात्रक हो गया इम्पल्स यानी आवेग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए 500 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। एक 500 नहीं 5000 है, एक 5000 किलोग्राम की रॉकेट है, उसको सेट कर दिया है जमीन में कि ऊपर की ओर फायर करे। अब जाहिर सी बात है, हमने न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है। तो न्यूटन के क्रिया और प्रतिक्रिया नियम में क्या बताया गया है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी पर बल लगाती है तो वो भी उस पर बल लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि रॉकेट का जब ज्वलनशील पदार्थ उसके पीछे से निकलेगा उसकी पूंछ से, तो पृथ्वी पर बल लगाती है, तो पृथ्वी भी उस रॉकेट पर बल लगाती है। तो चूंकि पृथ्वी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो रॉकेट पृथ्वी को पीछे नहीं ढकेल पाती, तो उसके कारण पृथ्वी खुद ही रॉकेट को आगे की ओर ढकेल देती है। तो पृथ्वी रॉकेट छोड़ करके
रॉकेट पृथ्वी छोड़ करके आसमान में चली जाती। तो इस बात को ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि कह रहा है 5000 किलोग्राम की रॉकेट है, उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फायरिंग के लिए तैनात कर दिया गया है। कह रहा है द एग्जैक्ट स्पीड इज 800 मीटर प्रति सेकेंड। जो ऊपर जाने की स्पीड है, जो तुरंत जैसे ऊपर गई तो तुरंत जब ऊपर जाने की शुरुआत हुई तो उसका वेग कितना है 800 मीटर प्रति सेकेंड। एग्जैक्ट स्पीड का मतलब तुरंत जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया तो 800 मीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है हमको दिया गया है कि वो जब रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है तो उस पर जो इनिशियल यानी शुरुआती त्वरण लग रहा है ऊपर की ओर वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। तो कह रहा है कि अगर ये स्थिति बन रही है तो उस पर ऊपर की ओर कितना थ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल लग रहा है, उस पर पृथ्वी के द्वारा ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। क्योंकि उसके पीछे से जो बारूद जलेगी उसके कारण बल लगेगा। तो कह रहा है कि वो बारूद किस रेट से जल रही है, थ्रस्ट क्या है, नीडेड थ्रस्ट विल बी, मतलब ये मतलब ऊपर की ओर जाने के लिए बल प्रदान करने के लिए जो उस रॉकेट के अंदर गैस जल रही है उसके जलने की दर क्या है। अभी देखिए ऊपर यही सब क्वेश्चन कर रहे हैं, 8वां जहाँ तक इसी टाइप का है, तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम समझते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कोई रॉकेट है, ये ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका पूरा भार नीचे की ओर काम करेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो mg हमने नीचे की ओर लिख दिया। और ऊपर की ओर जा रही है तो पृथ्वी को जितने मतलब एक्शन से, क्रिया से ये पीछे ढकेलेगी, पृथ्वी भी इस रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलेगी। तो पृथ्वी की जो प्रतिक्रिया है वो हो गई ऊपर की ओर r, पृथ्वी ऊपर की ओर इसको ढकेलेगी क्योंकि ये पृथ्वी को नीचे की ओर ढकेल रहा है, तो ऊपर की ओर ढकेलेगी तो प्रतिक्रिया क्या है r। अब ये रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है किसी त्वरण से, त्वरण दिया गया है, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो इसका देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ज़्यादा में कम घटा करके यमे के बराबर करते हैं, तो ज़्यादा ये है क्योंकि इसी की तरफ रॉकेट जा रही है, तो r माइनस mg इक्वल टू यमे। तो r इक्वल टू हो गया mg प्लस यमे, तो r इक्वल टू हो गया mg प्लस ए, तो वही है mg प्लस ए। और यही r हमको पृथ्वी के द्वारा उत्प्लावन बल के रूप में मिल रहा है यानी थ्रस्ट के रूप में, तो थ्रस्ट इक्वल टू mg प्लस ए हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब वेग हमको क्वेश्चन में दिया गया है 800 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारा वेग कांस्टेंट हो गया, तो u को कांस्टेंट कर दिया और यहाँ पर dm/dt कर दिया, क्योंकि उसके अंदर जो मसाला भरा है वही उसी का द्रव्यमान प्रति सेकंड कम होगा, तो किस रेशियो में या किस दर से कम हो रहा है, तो dm/dt हो गया। अब देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, इसको समझ लीजिए, F इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो ये m हो गया और v हमारा वेग परिवर्तन की दर होती है यानी dv/dt। लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, द्रव्यमान में प्रति सेकंड, क्योंकि वो जल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि F हमारा हो जाएगा। अब द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है यानी dm/dt हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वेग को हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर v को u लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया dm/dt u, तो इसीलिए u dm/dt
डी टी लिखा है, और डी एम अपान डी टी यानी जो उसमें मसाला भरा है वो किस दर से जल रहा है वही हमको निकालना है। तो डी एम अपान डी टी इक्वल टू हो गया एम जी प्लस ए अपान यू। एम हमको दिया है 5000 किलोग्राम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है 10 प्लस रॉकेट का त्वरण दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपान समय कितना लग रहा है, वो वेग कितना है 800 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यू रख दी गई, साल किया गया तो आ गया 187.5 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो ये हमारा निकल के आ गया ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक।